मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। ये शेर नरोत्तम मिश्रा ने जब दतिया में चुनाव हारे उस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन में खड़े होकर सुनाया था। तो अंचल जी, सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है, राज्यसभा चुनाव का जिक्र हो तब नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे आ गया, संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा चल रही हो तब नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे आया, अब केंद्र में नितिन नवीन की नई टीम बनने वाली है तब नरोत्तम मिश्रा का नाम चल रहा है, और दतिया उपचुनाव। तो क्या ये माना जाए कि दतिया उपचुनाव के साथ नरोत्तम मिश्रा कमबैक करने वाले? बिल्कुल दीपेश, मुझे लगता है कि दतिया उपचुनाव के लिए जो सबसे प्रबल उनकी संभावना है वो दतिया उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, नरोत्तम मिश्रा के बारे में अगर बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें हनुमान जी की भूमिका अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा ही जब भी भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी की जरूरत पड़ी है, किसी भी मुश्किल में वो हों। आपको याद हो, कमलनाथ की सरकार थी 2018 में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा था। नेताओं में आपसी खटपट जो अभी भी कांग्रेस में है, जो कि आप जब से देखते आए हैं वो चलता ही आया है, मतभेद रहे मनभेद रहे नेताओं में, लेकिन सरकार चली जाए ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया, जिसकी अगुवाई करने वाले जो नेता थे वो नरोत्तम ऑपरेशन लोटस। हाँ, ऑपरेशन लोटस जो है वो नरोत्तम मिश्रा ने शुरू किया। कैसे एक के बाद एक विधायकों को तोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में ले आए और आप देखिए कि 15 महीने में ही सरकार गिर गई। तो वो एक बड़े राजनीतिक कार माने जाते हैं वो जिस तरीके से। लेकिन हाँ, वो जब चुनाव हारे 2023 का, भले ही मध्य प्रदेश में सरकार बनी, लाडली बहना जैसा मास्टर स्ट्रोक भी दतिया सीट पर कम से कम काम नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि मेरे ओवर कॉन्फिडेंस को लोगों ने मेरा अहंकार मान लिया। और अब जबकि दतिया उपचुनाव देखिए, मध्य प्रदेश में जब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जाने थे उस समय भी उनका नाम आया, फिर राज्यसभा जाने की बात आई तब भी उनका नाम आया, नितिन नवीन की कार्यकारिणी की बात आई तो भी उनका नाम आया। वो एक ऐसे नेता हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं, चाहे वो पार्टी जो भी उन्हें जिम्मेदारी देती है, अलग अलग प्रदेशों में भी जाके वो चुनाव में काम कर चुके हैं और नतीजे भी हम आपके सामने हैं, बेहतर नतीजे रहे थे। तो एक अच्छे नेता हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष को एक ऐसे नेता की अपने साथ जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमलावर होती है कांग्रेस, भले ही संख्या बल में कांग्रेस के विधायक सदन के भीतर कम हो, लेकिन आक्रामक हमेशा दिखे हैं। इससे पहले जीतू पटवारी भी थे, तब भी कई बार देखा है कि उनका आमना सामना नरोत्तम मिश्रा से हुआ है। तो अब उमंग सिंघार है, उमंग सिंघार भी देखिए अपने पूरे विधायकों के साथ आक्रामक रहते हैं जी। तो कहीं ना कहीं जरूरत है अब फिर से एक बार से भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए ऐसा माना बड़ी बात, क्योंकि बीजेपी का बजरंग अगर उन्हें कहा जाता है और 2028 में अब जब चुनाव आने वाला है तो क्या ये माना जाए कि ये जो उपचुनाव रहने वाला है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस। नवनीत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवनीत जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि मान लीजिए अगर नरोत्तम मिश्रा कमबैक करने वाले हैं तो उनकी भूमिका मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली है या फिर केंद्र की राजनीति में अब उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो नितिन नवीन जी की बात हो रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो पहले ही बोल चुके हैं कि 55 साल से कम लोगों को ही जो है, नए युवाओं को ही वो संगठन में शामिल करेंगे। यहाँ पर तो संभावना मेरे को नहीं दिखती उनकी। अब सवाल केवल ये है कि अभी सामने जो चुनाव है वो उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का मामला है, क्योंकि अगर यहाँ से ही उनकी वापसी राजनीति में हो पाएगी। क्योंकि पिछला चुनाव, जैसा उन्होंने खुद ये कहा कि शायद लोगों ने मेरे ओवर कॉन्फिडेंस को अहंकार माना, पर स्थानीय स्तर पे कार्यकर्ता ये मानते थे कि उनमें एरोगेंसी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी और उसी के कारण वो जो है उस चुनाव को हारे थे। पिछले 2.5 सालों में क्या बदला है, पर अब उनमें बहुत सारे खुद में सुधार उनने किए हैं। आज की तारीख में बहुत सहज होकर बात करते हैं, उस ज़माने में वो शायद सहज होकर बात न कर पाते हो। पर अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि कांग्रेस किसको उतारने जा रही है, क्योंकि अभी तो कोई उम्मीदवार तय हुए नहीं है। 6 तारीख से नाम भराएंगे जी। इस बात की गारंटी अभी किसी ने भाजपा में दी नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी का नाम फाइनल हो गया, कोशिश शुरू कर दें। ये कहीं से कोई नाम नहीं आया। कांग्रेस की स्थिति तो और बदतर है। कांग्रेस में तो अभी हाल जब तक सारा खींचातानी हो नहीं जाएगी उम्मीदवार को लेकर। भारतीय परिवार का अपना नाम था, उनके पिताजी राजेंद्र भारती के वहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, एक साख तो उनकी रही है वहाँ पे उस परिवार की।
अब केवल ये देखना होगा उसके अंदर कि ये चुनाव जीत हार जो भी होगी, जी। पर ये 2000-3000 वोट के अंतर्गत ही चुनाव में जीत हार होने की संभावना बनी रहेगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात। और अगर पिछला चुनाव देखें तो वो भी लगभग 5-7 हज़ार वोटों से ही नरोत्तम मिश्रा हारे थे। तो अब ये चुनाव भी बहुत कांटे वाला रहेगा, इस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगर दतिया का जिक्र करें, चूंकि आप उस अंचल से आते हैं और दतिया आपके हमेशा से क्षेत्र में रहा है, तो क्या देखते हैं इस बार की संभावनाएं आप दतिया की? क्या ये माना जाए कि एक बार फिर कमबैक बीजेपी करती हुई नजर आने वाली है? और अगर नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी उतार रखी है मैदान में, अगर वे जीत रखेंगे, तो क्या ये माना जाए कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार उसके बाद होगा? उनकी भविष्य की भूमिकाएं अब क्या नजर आने लगी? देखिए, नरोत्तम मिश्रा लगभग 1.5 दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति के मुख्य केंद्र के रूप में माने जाते हैं। हालांकि उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनसे जुड़े हुए ऐसे लीडर्स या कार्यकर्ता जिनके प्रभाव का दुष्परिणाम हुआ कि वो चुनाव हारे। ना तो वहां नरोत्तम चुनाव हारे, ना वहां कांग्रेस चुनाव जीती, ना वहां पर बीजेपी चुनाव हारी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इनको वहां की पब्लिक ने, जिनको इन्होंने बढ़ावा दिया, तो लोगों के कारण, उनके दुर्व्यवहार लोगों के कारण इनको सबक सिखाने के लिए जनता ने इनको चुनाव हराया। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य, लेकिन इन 2-2.5 साल में नरोत्तम मिश्रा के वो हमदर्द लोग जिन्होंने ये जनता को जताया कि जिन लोगों के चक्कर में आपने हमको दूर किया, तो 2.5 साल कहीं ना कहीं आपने विकास से दतिया को दूर किया। देखिए, इसमें कोई दोरा नहीं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि जो भी अगर टॉप कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज मध्य प्रदेश में हैं, 4-5 अगर उंगलियों में गिनी जा सकती हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ है तो वो दतिया कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने दतिया आज के 2008 के पहले देखी हो और अब देखी हो, तो खुद ही फर्क महसूस कर लेगा कि वहां विकास का पैमाना किस लेवल पर है। अब आप पॉलिटिकल बात करते हैं कि देखिए, ये जो चुनाव है, इस चुनाव की पूरी जो कवायद है, आज हम जिस स्टेज पर आए हैं कि आज हम डिबेट कर रहे हैं, ईसीआई ने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं, तो इसमें पूरी भूमिका, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि जो उनका जो रोल है वो जुडिशरी में रोल रहा हो, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इस केस में जो गति आई, जिसके कारण इतनी जल्दी डिसीजन आया, और डिसीजन आने में उनकी सजा भी वही मुकर्रर हुई जिससे उनको डिस्क्वालिफिकेशन हो। ये कहीं ना कहीं जो पैरवी है, वो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के प्रयासों के कारण तेज हुई, और राजन भारती को वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये चुनाव हो रहा है।